गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, हम 12th क्लास की जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। माना कि अक्षर टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन ये टेढ़े मेढ़े अक्षर आपके भविष्य को बिल्कुल सीधा, उज्जवल और सुंदर बना सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। देखिए, हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान का 12th बोर्ड जीव विज्ञान का अध्याय नंबर 16 पादप उत्तक संवर्धन हम पढ़ रहे हैं। और यह जो हमारा अध्याय है ये लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है, समाप्त होने ही वाला है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? संवर्धन के प्रकार पढ़ रहे हैं। इससे जो पहले वाले जो इस चैप्टर के जो पहले वाले जो टॉपिक्स हैं उन्हें अगर आपको अच्छे से समझना है तो इससे प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देखिए। इधर आप देखिए, संवर्धन के प्रकार। संवर्धन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। संवर्धन के क्या होते हैं? निम्नलिखित प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो संवर्धन क्या है? सबसे पहले तो संवर्धन क्या होता है? संवर्धन मतलब होता है किसी कोशिका का, किसी पादप के टुकड़े का। जैसे ये कोई पादप है, जैसे ये क्या है, कोई, इधर आप देखिए, यह कोई पादप है और इस पादप का मैंने टुकड़ा ले लिया। क्या ले लिया? पादप का एक टुकड़ा ले लिया। क्या ले लिया? पादप का एक टुकड़ा ले लिया। फिर इस टुकड़े को मैंने क्या कर लिया? साइड में रख दिया। अभी तो है ना, साइड में रख लिया। फिर एक परख नली ली। परख नली के अंदर मैंने थोड़ी सी बजरी ले ली, थोड़ी सी रेत ले ली और इस रेत के ऊपर फिर मैंने इस पादप के टुकड़े को रख दिया। ठीक है, फिर नारियल का पानी हो गया, कुछ पोषक पदार्थ हो गए, वृद्धि हार्मोन जैसे कि ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, पादप में पाए जाने वाले हार्मोन पादप हार्मोन होते हैं, जैसे कि ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, ठीक है ना, वो डाला तो क्या होगा? इस जो मैंने टुकड़ा लिया है ना, पादप का जो टुकड़ा लिया है, इसमें लगातार कोशिका विभाजन होगा और जड़ पत्तियों वगैरह का निर्माण होने लग जाएगा और पादप के टुकड़े से नया पादप उत्पन्न हो जाएगा। तो ये संवर्धन हो गया एक प्रकार से। क्या हो गया? ये उत्तक का संवर्धन हो गया। ये जो पादप का टुकड़ा लिया है इसके बहुत सारे नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। पादप के टुकड़े को अपन टुकड़ा भी कह सकते हैं, पादप के टुकड़े को अपन उत्तक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि अपन ने पादप का क्या ले लिया? उत्तक ले लिया। या मैं ये भी कह सकते हैं कि हमने पादप का कोई अंग ले लिया, जिसे जड़, तना, पत्ती अंगी हो गई, उसके अंग का कोई टुकड़ा ले लिया। ठीक है, या बोल सकते हैं पादप की कोई कोशिका ले ली, या वैज्ञानिक भाषा में क्या कहेंगे कि कर्तोतक ले लिया। क्या ले लिया? कर्तोतक ले लिया। पादप का वह भाग जिसका संवर्धन करवाया जाता है कर्तोतक कहलाता है। पादप का वह भाग जिसका क्या करवाया जाता है? संवर्धन करवाया जाता है, कर्तोतक कहलाता है। इधर आप देखिए, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? अब अपन पढ़ रहे हैं संवर्धन के प्रकार, कि संवर्धन के प्रकार कौन से होते हैं। इधर आप देखिए, हम अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं संवर्धन के प्रकार। संवर्धन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। संवर्धन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे कि केलस संवर्धन। क्या होता है? जैसे कि केलस संवर्धन। अब केले का संवर्धन नहीं है कि खाने वाला हो केला, नहीं, केले का संवर्धन नहीं हो रहा है यहाँ पर। केलस होता क्या है पहले से हम समझेंगे। देखिए, केलस संवर्धन, केलस संवर्धन हेतु कर्तोतक का उपयोग किया जाता है। कर्तोतक का उपयोग किया जाता है। केलस संवर्धन हेतु किसका उपयोग किया जाता है? कर्तोतक का उपयोग किया जाता है। कर्तोतक क्या है? पादप का वह भाग, जैसे जड़ का टुकड़ा, पत्ती का टुकड़ा, तने का टुकड़ा, पुष्प का कोई भाग हो गया, जैसे अंडाशय हो गया, पुंकेसर हो गया, तो पादप का वह भाग जिसका संवर्धन करवाएंगे कर्तोतक कहलाता है। ठीक है, जब कर्तोतक, जैसे कि पादप का कोई उत्तक हो गया, कोई पादप कोशिका हो गई, ईटीसी मतलब आदि, है ना, का संवर्धन किया जाता है। संवर्धन करवाने का मतलब क्या है? कि उस पादप के उत्तक को या टुकड़े को या कर्तोतक को परख नली में ले लिया। ठीक है, अब इसका क्या कर रहे हैं? इसका लालन पालन कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं? इसको पोषण प्रदान कर रहे हैं, इसमें वृद्धि हार्मोन डाल रहे हैं और भी कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ डाल रहे हैं, जिसके कारण इस कर्तोतक में क्या हो जाएगा? विभाजन होने लग जाएगा इसकी कोशिकाओं में, कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाएगा, जिसे केलस कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसे केलस कहेंगे। इधर आप देखिए, बिल्कुल देखिए, केलस संवर्धन। केलस संवर्धन हेतु कर्तोतक का उपयोग किया जाता है। केलस संवर्धन हेतु कर्तोतक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब कर्तोतक जैसे कि उत्तक, पादप कोशिका आदि का संवर्धन किया जाता है तो इसकी पादप कोशिकाएं
अनियंत्रित विभाजन और विभेदन करने लग जाती है, ठीक है, और कोशिकाओं का एक असंगठित समूह बन जाता है जिसे केलस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे केलस कहते हैं। देखो मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये एक परखनली ले ली हमने, परखनली, इसमें रेत ले ली। क्या ले ली? इसमें रेत, और इस रेत को मैं माध्यम कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ कि मैंने क्या ले लिया? परखनली में माध्यम ले लिया। अरे भैया ये छत मेरे पैर का माध्यम है, ये छत नहीं होगा तो मैं धम धड़ी से नीचे जाऊंगा। आ रही है बात आपको समझ में? तो जैसे छत मेरे लिए माध्यम है, आपके मास्टर जी के लिए जैसे ये माध्यम है, वैसे ही ये जो रेत ली है यहाँ पर इस परखनली में, वो कर्तोतक के लिए माध्यम है। किसके लिए माध्यम है? वो कर्तोतक के लिए माध्यम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे अपन? कर्तोतक ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यहाँ पर अपन कोई कर्तोतक ले लिया, मतलब कि पादप का टुकड़ा ले लिया। ये कर्तोतक है। क्या है ये है कर्तोतक, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर से क्या डाल रहे हैं? कुछ पोषक पदार्थ डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? कुछ पोषक पदार्थ डाल रहे हैं, जैसे कुछ पोषक डाल दिए, ठीक है। साथ ही साथ क्या डाल सकते हैं? कुछ वृद्धि नियंत्रक पदार्थ। कुछ क्या डाल दिए? वृद्धि नियंत्रक पदार्थ जैसे कि ऑक्सीन, साइटोकाइनिन आदि डाला। अब क्या होगा? इसकी कोशिकाओं में ना लगातार विभाजन होने लग जाएगा और एक कोशिकाओं का असंगठित समूह बन जाएगा जिसे केलस कहेंगे। क्या बन गया? अब ये कर्तोतक से आगे जाकर किस में रूपांतरित हो गया? केलस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? केलस संवर्धन। संवर्धन के प्रकार पढ़ रहे हैं, तरह तरह के संवर्धन के बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे कि केलस के द्वारा होने वाला संवर्धन केलस संवर्धन कहलाएगा। भ्रूण का संवर्धन जब किया जाता है तो भ्रूण संवर्धन कहलाता है, ठीक है। परागकोश का जब संवर्धन किया जाएगा तो परागकोश संवर्धन कहलाएगा। कोशिका का जब संवर्धन किया जाएगा तो इसे कोशिका निलंबन संवर्धन कहेंगे। और जब जीव द्रव्य का संवर्धन किया जाएगा तो इसे जीव द्रव्य संवर्धन कहेंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बने रहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बीच में रण का मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए हमें, ठीक है। कहीं तो हड़बड़ा जाते हैं, अरे तो बकवास कर रहा है, हटाओ रे, दूसरा लगाओ चैनल, ठीक है। चुटकुला नहीं सुना रहा हमारा टीचर, चुटकुला सुनाएगा तो ही देखेंगे, ठीक है। तो इधर आप देखिए, बस स्टैंड में से किताब भी लेकर आया हूँ मैं, चुटकुले वाली, 10 रुपए की खरीद के। इधर आप देखिए, तो मजाक की बात थी। इधर देखिए, केलस संवर्धन। केलस संवर्धन हेतु कर्तोतकों का उपयोग किया जाता है। कर्तोतक क्या है? पादप का वह भाग, जैसे कोई जड़, तना, पत्ती, जिसका संवर्धन किया जाता है, कर्तोतक कहलाता है, ठीक है। जब कर्तोतक का संवर्धन किया जाता है, मतलब कि परखनली के अंदर माध्यम लेकर उस माध्यम के ऊपर कर्तोतक को रखकर पोषण दिया जाता है, वृद्धि हार्मोन डाले जाते हैं, तो क्या होता है? कर्तोतकों की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होने लग जाता है, धमाधम विभाजन चालू हो जाता है। फिर क्या होता है? कोशिकाओं का लग जाता है ढेर। क्या हो जाता है? कोशिकाओं का लग जाता है ढेर। फिर कोशिकाएं लड़ने लग जाती है। सब कोशिकाएं क्या बोलती है? हम तो समान हैं। लेकिन कुछ कोशिकाएं क्या बोलती है? हम स्पेशल हैं। सब कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं, 10-10, 20-20 के, 10-10, 20-20 के। सब हीरो समझती है अपने आप को कि हम हैं टॉप, ठीक है। तो क्या हो गया? विभेदन हो गया। कोशिकाओं के समूह में क्या हो गया? विभेदन हो गया। तो कर्तोतक लिया, कर्तोतक का संवर्धन करवाया। संवर्धन कैसे करवाते हैं? एक परखनली में रेत वगैरह का माध्यम लेकर उसके ऊपर जब पादप के टुकड़े को रख देते हैं और उस टुकड़े के ऊपर कुछ पोषक पदार्थ डालते हैं, वृद्धि हार्मोन डालते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? संवर्धन करवाना कहते हैं। संवर्धन के द्वारा क्या होगा? संवर्धन के कारण क्या होगा कि जो कर्तोतक होगा उसकी पादप कोशिकाओं में विभाजन होने लग जाएगा। अनियंत्रित क्या होने लग जाएगा? विभाजन होने लग जाएगा। विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी, लेकिन सभी कोशिकाएं समान होगी। कोशिकाएं समूहों में बट जाएगी और विभेदन होने लग जाएगा। उनमें क्या होने लग जाएगा? विभेदन होने लग जाएगा कि जड़ बनाने वाली कोशिकाएं नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, पत्ती बनाने वाली कोशिकाएं ऊपर जाओ, ऐसा विभेदन होने लग जाएगा कोशिकाओं के अंदर, ठीक है। तो जब कर्तोतक का संवर्धन किया जाता है तो इसकी पादप कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन व विभेदन द्वारा कोशिकाओं का एक असंगठित समूह बनाती है, जिसे ही केलस कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आता है, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन तैयार हो गए हमारे। एक तो हो गया कर्तोतक किसे कहते हैं, कि पादप का वह भाग जिसका संवर्धन करवाया जाता है, कर्तोतक है। केलस क्या कहलाता है? कि जब कर्तोतक का संवर्धन करवाया जाता है तो विभाजन, तो कोशिका विभाजन और विभेदन द्वारा कोशिकाओं का असंगठित समूह प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं? केलस
कहते हैं। देखिए पादप वृद्धि हार्मोन का उपयोग करके जैसे कि ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों के दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है जो कि पादपों में वृद्धि को प्रेरित और नियंत्रित करते हैं। तो पादप वृद्धि हार्मोन का उपयोग करके जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन आदि के संयोग का उपयोग करके केलस में जड़ और प्रभु के निर्माण को प्रेरित किया जा सकता है और साथ ही साथ भ्रूणाभ या संपूर्ण पादप को ही विकसित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को मिलाकर उन दोनों का संयोग बना लेते हैं, एक मिक्सचर नमकीन तैयार कर लेते हैं। समझ में आ रही है ना बात आपको कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का संयोग करके मिलाकर एक क्या बना लेते हैं, उसका एक संयोग बना लेते हैं। देखिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का संयोग बनाकर उसको जब केलस के ऊपर डाला जाता है तो केलस में क्या होने लग जाता है बच्चों, केलस से पादप का विकास होने लग जाता है। जो छोटा नया पादप, नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा जो छोटा सा पादप विकसित हुआ है ना, उसको पादपक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पादपक कहते हैं। ठीक है, या फिर आगे बात समझ में। यहाँ पर एक शब्द आया था जड़। जड़ तो आपको पता ही है कि पादप का वह भाग जो धरती के अंदर दबा रहता है, ठीक है, और धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति करता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करता है, जड़ कहलाता है। पर वो क्या कहलाता है? पर वो क्या कहलाता है कि धरती के ऊपर वाला पादप का भाग, धरती के जो ऊपर वाला जो पादप का भाग कहलाता है वो प्रभु कहलाता है। धरती के ऊपर वाला पादप का भाग प्रभु कहलाता है और यह धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, प्रकाश की तरफ धनात्मक गति करता है और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती अर्थात गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में ऋणात्मक गति करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आगे होगी बात समझ में। केलस से पादपों का जन्म निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। अंगोद्भवन द्वारा। केलस से, केलस क्या है? केलस कोई पादप थोड़ी है, केलस तो असंगठित विभजोत्तकी कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, अब उस केलस से आगे जाके पादपक का निर्माण होगा और वो दो विधियों से हो सकता है। अंगोद्भवन द्वारा भी हो सकता है और कायिक भ्रूणोद्भवन द्वारा भी हो सकता है। तो इधर आप देखिए अंगोद्भवन के अंदर क्या होता है, केलस से विभेदन द्वारा पादप अंगों जड़ तना पत्ती का विकास होना ही क्या कहलाता है? अंगोद्भवन या अंग जनन कहलाता है। अंगोद्भवन या अंग जनन कहलाता है कि भैया केलस एक गुच्छा है कोशिकाओं का, असंगठित विभजोत्तकी कोशिकाओं का समूह है केलस, और उस केलस के अंदर अंगों का बनना, जैसे जड़ का बनना, तने का बनना, पत्तियों का बनना ही क्या कहलाता है? अंग जनन या अंगोद्भवन कहलाता है। इधर आप देखिए केलस से जब जड़ों का विकास होता है, केलस से जब जड़ों का विकास होता है तो इसे राइजोजेनेसिस या जड़ जन्म कहते हैं। केलस से जब जड़ का विकास होता है तो इसे क्या कहते हैं? राइजोजेनेसिस या जड़ जनन कहते हैं। लेकिन जब केलस से प्रभु का विकास होता है, प्रभु क्या होता है? धरती के ऊपर का जो पादप का भाग है, धरती के नीचे तो जड़ है और जो धरती के ऊपर पादप का भाग होता है वो प्रभु कहलाता है। ठीक है, तो प्रभु का, तो केलस से प्रभु का विकास क्या कहलाता है? प्ररोह जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्ररोह जनन कहलाता है। ठीक है, अब यार देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आ गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैशटैग लगाकर इंपॉर्टेंट है भैया, कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का उच्च अनुपात। अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों को आप अधिक मात्रा में ले रहे हैं मिलाकर, जैसे क्या ले लिया, जैसे एक मैंने पात्र ले लिया और उसमें बहुत सारा भर के ऑक्सिन ले लिया, बहुत सारा साइटोकाइनिन ले लिया, मतलब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो उच्च अनुपात होता है वो केलस के अंदर जड़ के निर्माण को प्रेरित करता है, जड़ जनन को प्रेरित करता है। जबकि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का निम्न अनुपात केलस में प्रभु के निर्माण को प्रेरित करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा भैया आपसे कि किसका अनुपात केलस में प्रभु के निर्माण को प्रेरित करता है? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का। या ऐसे भी आ सकता है प्रश्न कि किसका अनुपात जड़ के निर्माण को प्रेरित करता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन।
या क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का उच्च अनुपात किसके निर्माण को प्रेरित करता है, जड़ के निर्माण को, जबकि निम्न अनुपात किसको प्रेरित करता है, प्रभो के निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कायिक भ्रूणोद्भव, बिल्कुल सरल है। ठीक है, इसका जो अध्ययन है वो रीनर्ड व स्टीवर्ड ने 1958 में किया था। कायिक भ्रूणोद्भव का अध्ययन रीनर्ड व स्टीवर्ड ने कब किया था, 1958 में किया था। ठीक है, कायिक ऊतक की कोशिकाओं से जो भ्रूण का विकास है उसे क्या बोलते हैं, कायिक भ्रूणोद्भव कहते हैं। बिल्कुल ही सरल है। पादप का कोई मैंने जड़ का टुकड़ा ले लिया या पत्ती का टुकड़ा ले लिया या तने का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, तो वो उसका कायिक ऊतक कहलाएगा। पादप का कोई सा भी आप टुकड़ा ले लो, पुष्प के अलावा, पुष्प मत लेना भैया, पुष्प लैंगिक अंग है, आ रही है बात आपको समझ में, उसमें लैंगिक कोशिकाएं आ सकती है गलती से। इधर आप देखिए, तो पुष्प को हटाओ, गोली मारो, पादप का कोई सा भी भाग ले लिया, कोई जड़ का टुकड़ा ले लिया, कोई पत्ती का टुकड़ा ले लिया, कोई टहनी का टुकड़ा ले लिया, कोई छाल ले ली उसकी, कोई तने वगैरह का कुछ टुकड़ियां ले लिया, कोई कोशिकाएं ले ली, तो वो कैसा ऊतक कहलाएगा, वो पादप का कायिक ऊतक कहलाएगा। और कायिक ऊतक के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, कायिक कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कायिक कोशिकाएं। देखो दुनिया के प्रत्येक जीव में दो प्रकार की कोशिकाएं मिलेगी। कायिक कोशिकाएं जो शरीर का निर्माण करती है, शरीर का वृद्धि करती है, शरीर को फैलाती है, लंबा बनाती है, चौड़ा बनाती है। और लैंगिक जो कोशिकाएं होती है या जो जनन कोशिकाएं होती है, उसका निर्माण शरीर, उसका काम शरीर का निर्माण करनी है, शरीर का निर्माण करना नहीं है, बल्कि जनन में सहायता करना है। और वो लैंगिक कोशिकाएं कौन सी होती है, शुक्राणु और अंडाणु। कायिक कोशिकाएं कौन सी होती है, जो हमारे हाथ पैरों में पाई जा रही है, पेड़ पौधों की जड़ तना पत्तियों में पाई जा रही है, जो काया में पाई जा रही है, शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं को शारीरिक कोशिकाएं या कायिक कोशिकाएं कहते हैं। तो कायिक भ्रूणोद्भव क्या होगा कि इसका अध्ययन सर्वप्रथम रीनर्ड व स्टीवर्ड ने 1958 में किया था। ठीक है, और किसे कहते हैं कि कायिक ऊतक की कोशिकाओं द्वारा भ्रूण के विकास को ही कायिक भ्रूणोद्भव कहते हैं। ये एक प्रकार से कायिक जनन के समान ही हो गया। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे, देखिए अपन ने केलस संवर्धन तो अपन ने पढ़ लिया कि सबसे पहले कर्तोतक लेते हैं, कर्तोतक का संवर्धन करवाते हैं, तो कर्तोतक की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन और विभेदन से केलस बन जाता है। केलस क्या होता है, क्या होता है केलस, नवसंवर्धित विभजोत की कोशिकाओं का असंगठित समूह होता है। केलस में क्या होता है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन के अनुपात का उपयोग करके जड़ और प्रभों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि केलस से पादपों का जन्म दो विधियों द्वारा हो सकता है, अंगोद्भवन और कायिक भ्रूणोद्भव। अंगोद्भवन के अंदर क्या होता है, केलस में विभेदन द्वारा पादप अंगों जड़ तना पत्ती का विकास किया जाता है। जड़ों के विकास को राइजोजेनेसिस, प्रभों के विकास को प्रभोजन्म कहते हैं। ऑक्सिन साइटोकाइनिन का उच्च अनुपात जड़ के विकास को प्रेरित करता है, जबकि ऑक्सिन साइटोकाइनिन का निम्न अनुपात प्रभों के विकास को प्रेरित करता है। फिर हमने पढ़ा कायिक भ्रूणोद्भव के बारे में कि कायिक भ्रूणोद्भव क्या है, कायिक कोशिकाओं द्वारा भ्रूण का विकास होना ही कायिक भ्रूणोद्भव कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे अंग संवर्धन। बिल्कुल सरल है, नाम से ही पता चल रहा है भैया, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, अंग संवर्धन, किसी पादप अंग, जैसे उसकी कोई मूल मतलब जड़ ले ली, ठीक है, कोई पुष्प ले लिया, कोई पुष्प की पंखड़ी ले ली, उसका कोई अंडाशय ले लिया, कुछ भी ले लिया, पुष्प का कोई सा भी अंग ले लिया, तो अंग संवर्धन में क्या होगा, किसी पादप अंग जैसे कि मूल, उसका अंडाशय, पुष्प का कोई अन्य भाग, जड़ तना पत्ती का संवर्धन कर पादप विकसित करना ही अंग संवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर क्या है, भ्रूण संवर्धन। अब भ्रूण का संवर्धन करवा रहे हैं। अब स्पेशल बात आई है, यहाँ पर किसी ऊतक का संवर्धन नहीं करवा रहे हैं, किसी कर्तोतक का संवर्धन नहीं करा रहे हैं, किसी जड़ तना पत्ती का संवर्धन नहीं करा रहे हैं, बल्कि भ्रूण का संवर्धन करवा रहे हैं। और इसे भ्रूण की रक्षा या भ्रूण बचाव भी कहते हैं। देखिए, भ्रूण संवर्धन, इसे भ्रूण रक्षा, इसे भ्रूण रक्षा, इसे भ्रूण रक्षा या भ्रूण बचाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे भ्रूण रक्षा या भ्रूण का बचाव भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अपरिपक्व मतलब जो अनडेवलप्ड है, अपरिपक्व मतलब जो अनडेवलप्ड है, ठीक है, क्योंकि इसमें अपरिपक्व तथा पूर्ण परिपक्व मतलब कि अनडेवलप्ड और डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड है ना, कि इसमें, क्योंकि इसमें अपरिपक्व तथा पूर्ण परिपक्व
भ्रूण का क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है। जो छोटा सा नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा होता है ना, जो अपरिपक्व जो भ्रूण होता है, उसका संवर्धन कर रहे हैं इस बार कि तुझे मरने नहीं देंगे हम, ठीक है, हम तेरे साथ है प्यारे नन्हे से भ्रूण, ठीक है। तो इधर आप देखिए भ्रूण संवर्धन क्या है कि इसे भ्रूण रक्षा या भ्रूण बचाव भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर अपरिपक्व या पूर्ण रूप से परिपक्व भ्रूण का संवर्धन किया जाता है, उसे बचाने का प्रयास किया जाता है। भ्रूण बचाव की इस तकनीक का उपयोग दूरस्थ संकरण में अविकसित भ्रूण को बचाने में किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि दूरस्थ संकरण के दौरान जो अविकसित भ्रूण है उनको यहाँ वहां ले जाने के दौरान वो नष्ट हो सकते हैं, मर सकते हो। तो क्या किया जा सकता है, अब जैसे मुझे किसी भ्रूण को मुझे पहुंचाना है, इलाहाबाद पहुंचाना है, अब क्या उसको ऐसे ट्रेन में रख दूं क्या कि ड्राइवर को दे दो, लो भैया इसको पहुंचा देना, नहीं, उसको बकायदा बिल्कुल अच्छे से परख नली में संवर्धन माध्यम पर रखकर, ठीक है, कि ले मुन्ना ये इसमें से पोषण प्राप्त करते रहना और आराम से इलाहाबाद पहुंच जाना, और जाके फोन जरूर करना जाके मेरे को, है ना, तो ठीक है ना, फोन तो करेगा नहीं, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्योंकि इसमें अपरिपक्व या पूर्ण परिपक्व भ्रूण का क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है, इसलिए इसे भ्रूण बचाओ या भ्रूण रक्षा भी कहते हैं। और सुनो, भ्रूण बचाव की इस तकनीक का उपयोग दूरस्थ संकरण में किया जाता है। किसमें किया जाता है, दूरस्थ संकरण में अविकसित भ्रूण को बचाने में किया जाता है। जैसे कि किसी अविकसित भ्रूण को मुझे कलकत्ता पहुंचाना है या अमेरिका पहुंचाना है, माना चलो कोई स्पेशल जाति का भ्रूण सिर्फ अजमेर में ही उत्पन्न हुआ है और उसे मैं चाहता हूँ अमेरिका पहुंचाना। अमेरिका पहुंचते पहुंचते क्या मर नहीं जाएगा वो भ्रूण, मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको तो जमीन में लगाओ ना, गमले में लगाओ, ऐसे यहाँ वहां लेके जाओगे तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं होने देंगे उसे नष्ट, उसे एक संवर्धन माध्यम के अंदर रखेंगे, परख नली में फिर लेकर जाएंगे। तो क्या होगा, अगर वो 10 दिन बाद भी पहुंचेगा ना तो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो संवर्धन माध्यम से मस्त मजे से अपना पोषण प्राप्त करता रहेगा, ठीक है ना। और इधर आप देखिए परागकोश या परागकण संवर्धन, जैसे नर के अंदर, हमारे मनुष्यों में नर के अंदर शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, मादा में अंडाणु उत्पन्न होते हैं। भैया ये शुक्राणु अंडाणु क्या है, युग्मक है, क्या है ये, युग्मक है। देखिए हमारे अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कायिक कोशिकाएं जिसमें द्विगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं, साथ ही साथ हमारे अंदर पाई जाती है लैंगिक कोशिकाएं या जननिक कोशिकाएं, जिसे शुक्राणु या अंडाणु भी कहा जाता है, और उनके अंदर 2n के आधे गुणसूत्र होते हैं, मतलब n गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे शरीर की कोशिकाएं क्या है, द्विगुणित है, लेकिन हमारे शुक्राणु और जो अंडाणु है वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, वो अगुणित होते हैं। इसी प्रकार से पादपों के अंदर भी है, पादपों के अंदर मादा युग्मक होता है, बीजांड नर युग्मक होता है। परागकण के अंदर पाया जाने वाला कण, एक परागकण के अंदर पाया जाता है नर युग्मक। अरे ये अपन ऐसे बोल देते हैं परागकणी नर युग्मक है, चलो ठीक है ना, झंझट खत्म। तो अब क्या हो रहा है, देखिए परागकोश या परागकणों का संवर्धन आप करवाओगे, अरे तो भैया परागकण शुक्राणु अंडाणु की तरह n है, अगुणित है, मात्र पादप की तुलना में उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है आदि होती है। उदाहरण द्वारा समझाता हूँ बहुत अच्छे से। माना कि कोई पेड़ है A, उस डियर स्टूडेंट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कैमरा बंद हो गया था, इधर आप सुनिए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं परागकोश या परागकण संवर्धन के बारे में पढ़ रहे हैं। परागकण अगुणित होते हैं, जब बाप अगुणित है तो बेटा भी अगुणित ही होगा। आ रही है बात आपको समझ में कि परागकोश या परागकण के संवर्धन द्वारा अगुणित पादप प्राप्त करके शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया जा सकता है। आप समझना, देखो समझो, मुझे कोई बहुत अच्छी, मैं तारागढ़ पे गया, तारागढ़ पे मुझे कोई बहुत ही सुंदर फूलों वाला कोई पेड़ दिखा। अब मैं उस पेड़ को तो अपने घर ला नहीं सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके परागकण वगैरह ले आऊँगा, ठीक है, और उस परागकणों से कुछ प्रयोग करूँगा और उस परागकण से मैं संवर्धन करवाकर, उस परागकण का क्या करवाकर, मैं संवर्धन करवाकर वैसा का वैसा ही पादप प्राप्त कर लूँगा। और ये पादप 100% बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा, क्योंकि ये उसके परागकणों से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है, परागकणों से उत्पन्न हुआ है। तो परागकोश या परागकण के संवर्धन द्वारा अगुणित पादप प्राप्त करके शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया जा सकता है। एक उदाहरण द्वारा और समझाता हूँ। नर में बनते हैं हमारे अंदर मनुष्यों में शुक्राणु, मादा में बनते हैं अंडाणु,
ठीक है। अब कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जन्म के योगदान में माता के अंडाणु का भी योगदान होता है और माता के अंडाणु का भी योगदान होता है और नर के शुक्राणु का भी योगदान होता है बच्चों, ठीक है। तो जो वो बच्चा जो पैदा होगा उसमें माता के लक्षण भी पाए जाएंगे, नर के लक्षण भी पाए जाएंगे, तो वो तैयार हो गया मिक्सचर नमकीन। क्या तैयार हो गया? वो मिक्सचर पैदा हो गया, वो शुद्ध नहीं है। वो क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है। उसमें 50% पिताजी की मिलावट है, 50% माता जी की मिलावट है और दोनों 50-50% मिलकर एक नया ही पैदा हो गया, विशेष प्रकार का विलक्षण बच्चा। आ रही है बात आपको समझ में? लेकिन अगर कुछ ऐसा प्रयोग करें कि सिर्फ शुक्राणु से ही शिशु उत्पन्न हो रहा है, कि पिताजी का शुक्राणु ले लिया, माताजी के अंडाणु की जरूरत ही नहीं है, शुक्राणु का संवर्धन करवा के एक शिशु प्राप्त किया, तो वो शिशु कैसा होगा? शुद्ध वंशक्रम वाला होगा, बिल्कुल अपने पिताजी के समान ही होगा, ठीक है, बिल्कुल माताजी के समान नहीं होगा, ठीक है। तो पराग कोश या पराग कणों का संवर्धन करके अगुणित पादप प्राप्त की जा सकते हैं, क्योंकि परागकण खुद अगुणित है तो उनसे विकसित पादप भी क्या होंगे? अगुणित ही होंगे और इस विधि द्वारा शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया जा सकता है। शिप्रा गुहा मुखर्जी, इंपॉर्टेंट बात है, पहले से स्टार लगा रखा है मैंने, पहले से ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। शिप्रा गुहा मुखर्जी तथा सतीश चंद्र माहेश्वरी ने, शिप्रा गुहा मुखर्जी तथा सतीश चंद्र माहेश्वरी ने धतूरे के पौधे के परागकोश और परागकोण संवर्धन से अगुणित पादप प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। शिप्रा गुहा मुखर्जी तथा सतीश चंद्र माहेश्वरी जी ने, ये हमारे भारत के दो महान वैज्ञानिक है, ठीक है। आपको भी ऐसा ही एक महान वैज्ञानिक बनना है एक दिन, पढ़ाई में ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना। ये फेसबुक इंस्टाग्राम इन पे नहीं, ठीक है। तो शिप्रा गुहा मुखर्जी तथा सतीश चंद्र माहेश्वरी जी ने धतूरे के पौधे का परागकोश ले लिया या परागकण ले लिया, कुछ भी एक चीज ले ली, उसका संवर्धन करवाकर अगुणित शुद्ध वंशक्रम वाला धतूरे का नया पादप प्राप्त कर लिया, ठीक है। कोशिका निलंबन संवर्धन, कोशिका निलंबन संवर्धन के अंदर क्या होता है? तरल माध्यम में कोशिकाओं के संवर्धन को ही कोशिका निलंबन संवर्धन कहते हैं। बार बार मैं क्या बोल रहा था? परखनली में रेत ले रहे हैं, मतलब कि ठोस माध्यम ले रहे हैं नीचे, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं? इस बार परखनली में रेत ना लेकर कोई तरल पदार्थ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कोई तरल माध्यम ले रहे हैं, ठीक है। और इस तरल माध्यम को ही तो निलंबन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबन माध्यम कहते हैं। तो समझिए आप ध्यानपूर्वक, तरल माध्यम में कोशिकाओं के संवर्धन को ही क्या कहते हैं? कोशिका निलंबन संवर्धन कहते हैं। कोशिकाओं को पृथक रखने एवं संवर्धन माध्यम में ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने हेतु संवर्धन को घूर्णी हलित्र से हिलाते रहते हैं। समझना, इधर देखो चित्र के अंदर, माना कि यह है, मैंने एक परखनली ली और इस परखनली के अंदर तरल संवर्धन माध्यम ले लिया। क्या ले लिया? तरल संवर्धन माध्यम ले लिया और कुछ कोशिकाएं ले ली। क्या ले ली? कुछ कोशिकाएं ले ली। अब बच्चों, कोशिकाएं तो पोषक माध्यम से पोषण ग्रहण करके धमाधम विभाजन करेगी, विभेदन करेगी, कोशिकाओं का गुच्छा बन जाएगा, केलस बन जाएगा। अब क्या होगा? ये जो केलस की जो कोशिकाएं है ना, वो इस तरल में डूब जाएगी, तो डूबने के कारण उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो कोई लोहे की रोड डालकर इसको हिलाते रहते हैं, इस तरल को क्या करते रहते हैं? हिलाते रहते हैं, ताकि कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक हो जाए और कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में तरल में घुली हुई ऑक्सीजन भी मिलती रहे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आगे की बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य संवर्धन। जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य क्या होता है इसे आप समझिए। देखिए समझिए, ये है केंद्रक, यह एक पादप कोशिका है। क्या है? ये पादप कोशिका है और पादप कोशिका के चारों तरफ मैंने बना दी, क्या बना दी? कोशिका भित्ति बना दी। क्या बना दी? कोशिका भित्ति बना दी। देखिए, यह एक पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका का केंद्रक है। ये नीले से रंग की क्या है? इसकी अपन बोल सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली है। और सबसे बाहर क्या पाया जा रहा है? सबसे बाहर पाई जा रही है सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? सबसे बाहर सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जा रही है। यह एक पादप कोशिका है। क्या है? पादप कोशिका है।
अब क्या होते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जैसे कि सेलुलोज, जैसे सेल्यूलेज, हेमीसेल्यूलेज, पेक्टिनेज। इन एंजाइमों में ये विशेषता होती है कि ये पादप की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक एंजाइम का नाम लिख देता हूँ सेल्यूलेज। क्या कर देंगे यहाँ पर, सेल्यूलेज। अब क्या होगा, अब देखिए आप, कोशिका भित्ति तो गायब होगी। क्या होगी, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति क्या होगी, गायब होगी। ठीक है, तो भित्ति रहित पादप कोशिका को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। भित्ति रहित पादप कोशिका को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। ये कैसे प्राप्त हो रहा, देखो, सेल्यूलेज, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलेज, हेमीसेल्यूलेज, पेक्टिनेज आदि एंजाइमों द्वारा पादप कोशिका को भित्ति रहित कर दिया जाता है, उसकी भित्ति को नष्ट कर दिया जाता है। तो भित्ति रहित पादप कोशिका को ही, भित्ति रहित पादप कोशिका को जीव द्रव्य क्या, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इस प्रोटोप्लाज्म का पहले तरल संवर्धन माध्यम में, मतलब कि दो परख नलियां रहती है इस बार, पहले तो प्रोटोप्लाज्म का तरल संवर्धन माध्यम में संवर्धन करवाते हैं, फिर तरल संवर्धन माध्यम में से निकालकर कुछ समय पश्चात उसका ठोस संवर्धन माध्यम के अंदर संवर्धन करवाया जाता है। ठीक है, और पादपों का निर्माण कर लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको संवर्धन के प्रकार समझ में आ गए होंगे। संवर्धन कितने प्रकार के हैं, केलस संवर्धन। ठीक है, केलस संवर्धन द्वारा पादपों का विकास दो प्रकार से होता है, अंगोत्भवन और कायिक भ्रूणोद्भव द्वारा। फिर हमने पढ़ा अंग संवर्धन, यहाँ पर अंगों का संवर्धन हो रहा है। फिर हमने पढ़ा भ्रूण संवर्धन, इसे भ्रूण बचाव या भ्रूण रक्षा भी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा परागकोश या परागकण संवर्धन कि इसके द्वारा अगुणित और शुद्ध वंशक्रम वाले पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कोशिका निलंबन संवर्धन, तरल माध्यम में कोशिकाओं के संवर्धन को कोशिका निलंबन संवर्धन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा जीव द्रव्यक संवर्धन कि भित्ति रहित पादप कोशिका को जीव द्रव्यक कहते हैं, और जीव द्रव्यक के संवर्धन द्वारा भी नए पादप उत्पन्न किए जा सकते हैं। सभी को राधे राधे, जय कृष्णा। मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सभी को थैंक यू, सभी अपना ख्याल रखिए।